हेलो, हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। देखिए आपका ये जो अशोका एम्पायर है उसमें का आधा लेसन आप लोग को प्रोवाइड करा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद लगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेटिव था आप लोगों के लिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी, तो आप लोग प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप लोगों से एक चीज़ का रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो सीन करते हैं लेकिन आप लोग लाइक कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट लाइक कर दिया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना। यही थियरी आप लोग ऐप पे एनरोल करके पैसे दे के आप लोग पढ़ते हैं, यही चीज़ आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग बस एक लाइक कमेंट करने में थोड़ी सी आप लोग को प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा आप लोग भी समझिए कि मोटिवेशन मिलता है इससे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कमेंट, प्यारा सा कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये तो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, ये तो आधा हो चुका है, लेकिन चलिए फिर भी एक बार और देख लेते हैं कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। 570 बुर्ज और 64 आपके क्या हैं, 64 आपके द्वारे हैं। क्या है? 64 आपके द्वारे हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं से बने बसेरों से घिरा हुआ है। राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? देखिए रीज़न ये था कि राजा जो थे, राजा को शायद उनको अपने मौत से भय था, शायद उनको किसी के मारने का डर रहता था, तो इसलिए राजा जो थे वो भोजन तब करते थे जब उनके नौकर लोग उसको खाना को खा लेते थे। वो सोते कभी एक कमरे में नहीं थे, वो हर रोज़ अपना कमरा बदल देते थे। जब वो निकलते थे तो उनके साथ कुछ प्रशिक्षित तोते रहते थे, हथियारबंद महिलाएं रहती थीं और कुछ पुरुष जो थे वो पेड़ के तने लेकर उनके साथ अगल बगल चलते थे, ताकि राजा पर कोई हमला ना करे। तो राजा बहुत ज़्यादा सिक्योर होके, अगर वो कभी सभा के लिए बाहर भी निकलते थे तो खुद को बहुत ज़्यादा सिक्योर करके निकलते थे। यही रीज़न है आपके। देखिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना जो आप लोग के सेटेट में पूछता है, और ये जो टॉपिक है ना ये आपको एज इट इज़ क्वेश्चन में आया है, इसलिए आप लोग को बार बार बोलते हैं कि अगर आप लोग टॉपिक वाइज ध्यान से देखते चलेंगे ना, बहुत ईजी है। और एक तो देखिए, अगर आप लोग NCERT पढ़ रहे हैं, आप लोग को इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो थोड़ा सा आप लोग खुद भी मेहनत किया करिए कि थोड़ा सा आप लोग NCERT पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ क्या रीज़न था क्यों राजा भोजन चखवाते थे? क्योंकि उनको डर रहता था कहीं उनकी हत्या ना कर दी जाए। चलिए, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर के दें। अशोक एक अनोखा सम्राट था। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक हुए थे, जो आपके अशोक थे वे आपके पहले ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तथा अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत और भाषा ब्राह्मी लिपि में हुई है। देखिए प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में इनके अभिलेखों की रचना हुई है। उसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने अभिलेखों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश भी किए हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने
कि 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, जिसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते थे। देखिए, जब ये राजा बनने के 8 साल बाद इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी तो इन्होंने 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे। इसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा हुआ इस बात का। उसके बाद जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें जो थे कि ब्राह्मण थे और श्रमण जो थे वो भी मारे गए थे। तो देखिए, इनके कहने का मतलब था, ये उस समय जो अशोक थे, जब ये कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद इनके हृदय का परिवर्तन हो गया था। यही सब देख के इनके हृदय में जो था बहुत वेदना हुई कि इतने लोग मारे गए और इस बात का इनको बहुत दुख हुआ। तो क्या किए ये कि जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैं धम्म पालन करना एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। देखिए, उसके बाद क्या किए, जब इनको लगा कि कुछ लोग अपने सगे संबंधी खो रहे हैं, कुछ लोग खुद को ही मान लीजिए अपने प्रियजन को खो रहे हैं, मृतकों के प्रति जो दया इनके प्रति जो जागृत हुई, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने धम्म पालन का निश्चय किया। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। इनका कहने का मतलब ये था कि युद्ध के विषय में ना सोच के वो ये सोचें कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए, क्या करें कि धम्म का था पालन। तो धम्म का मतलब क्या होता है? संस्कृत शब्द धम्म है, लेकिन जो आपका प्राकृत रूप है इसका, इसे धर्म बोला जाता है और बुद्ध धर्म में आपको इसको धम्म बोला गया है। चलिए, अशोक एक अनोखा जिसने युद्ध का त्याग किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है और ये एज इट इज क्वेश्चन बन के आया भी है। तो देख लीजिए कि कलिंग का तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा को देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो देखे युद्ध के बाद इनके अंदर जो खून खराबा के बाद जो तृष्णा हुई, तो ये क्या किए, ये निर्णय ले लिए कि अब इसके बाद वो कभी भविष्य में युद्ध ही नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अशोक का धम्म क्या था। तो अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपने प्रजा को निर्देश दें कि वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों को बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम का अधिकारियों की नियुक्ति की। और ये जो है वर्ड ना आपका इम्पोर्टेंट है। वो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। जो आपके धम्मापात थे, धम्म महापात थे नाम के अधिकारी जो हुए, वो जगह जगह जाकर के धम्म का शिक्षा देने लगे थे। चलिए, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों, शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो वे खुद नहीं पढ़ते। मान लीजिए कोई जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या हुआ कि जो उनके अधिकारी थे आपके अशोक सम्राट के, वो जाके उनको सुनाते थे, खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। आपके अशोक
तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं आप लोगों ने सीटेट में देखा होगा, एक रामपुरवा बैल पे एक क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है आप लोग का? तो ये क्वेश्चन बनता है। ये अभी आपके कहाँ है? अभी वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में है। और ये जो है मौर्यकालीन माना जाता है। और ये पता है आप लोगों के, इतना ये सीटेट में ये इस पे ज़रूर क्वेश्चन बन के आता है। तो ये से क्या माना गया है? मौर्यकालिक। ये जो बना है आपके मौर्य काल से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। मान लीजिए जब अशोका सम्राट थे तब इस मूर्ति का एक नमूना यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो आप लोग का। यहाँ आप लोग देखिए कि उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए। जो आपके अशोक सम्राट थे उन्होंने क्या किया कि सड़कें बनवाई, उसके बाद कुआं खुदवाया, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था करी। चलिए, अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश था कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, जब उनके बच्चे का विवाह होता था, बच्चे के जन्म पर जब यात्रा शुरू कर देते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। वे कर्म कांड किसी काम के नहीं, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? तो ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। यह किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में वह धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। नेक्स्ट पे तो चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उन्हें उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ? अपने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलने के लिए उन बातों को जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ। यहाँ आप लोग देखिए कि ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है आपकी देवनागरी लिपि, ये है आपका बांग्ला, ये है मलयालम और ये है आपका तमिल। ये है आपका तमिल, ये है आपका मलयालम, ये है आपका बांग्ला। अ बन के दिखा रहा है यहाँ पे। ये है आपकी देवनागरी, ये है आपका आरंभिक ब्राह्मी। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग लिए है कि मौर्य साम्राज्य के से पहले लगभग आपके 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इसे दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो चीन की दीवार है ना, लगभग आपके 2400 वर्ष पहले इसे बनाया गया था। इसे बनाने का उद्देश्य था कि जो उत्तरी सीमा, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये चीन की दीवार, यही आपकी चीन की दीवार है जो चीन की सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। इसे बनाने का उद्देश्य था कि उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों की रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि
साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग आपके 6400 किमी लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो इसकी ऊपरी सतह है ये सड़क जितनी की चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। यहाँ पर मतलब जो है कि हर 100 और 200 मीटर पर क्या था कि बुर्ज बना हुआ है निगरानी करने के लिए। ये है आपका क्वेश्चन, ये जो टॉपिक वाइज आता है। तो देखिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ, तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। बोल रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए सूची को बनाओ। तो देखिए मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची निम्नलिखित है। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। यहाँ तक क्लियर हुआ। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे और मध्य भारत के अधिकतर भागों में ज़्यादातर हिस्सा आपके जंगलीय से भरा हुआ था। यहाँ तक क्लियर हुआ। और देखिए ये जो है आपका रिक्त स्थान भरने को बोल रहा है। तो जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ आपके अधिकारी कर का वसूल करते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा कर वसूलते थे। यहाँ पूछ रहा है कि राजकुमारों को अक्षर प्रांतों में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, किस रूप में भेजा जाता था, तो गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। एक सेकेंड, गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण क्यों था। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण थी आपकी मार्ग और नदियाँ। क्या बोल रहे हैं कि मौर्य शासक के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण आपके मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को दिया करते थे। क्या दिया करते थे, तो नजराना दिया करते थे। नजराना क्या होता था कि लोग जो होते थे वो अपनी स्वेच्छा से नजराना देते थे। कर क्या होता था, तो नियमित रूप से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। और आपका नजराना था, जो लोग थे अपनी स्वेच्छा से देते थे तो उसे नजराना बोला जाता था। और इसीलिए आपके कर और नजराने में बहुत डिफरेंस है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत है। तो उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ से आवागमन के मार्ग थे, तो ये बात आपका गलत है। बोल रहे कि आधुनिक पारंपरिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, ये बात आपकी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, ये बात गलत है। चंद्रगुप्त के विचार आपके अर्थशास्त्र में नहीं लिखे गए हैं। चलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। तो अभी आप लोगों ने पढ़ के आए कि बंगाल का प्राचीन नाम नहीं, आपके उड़ीसा का क्या था, उड़ीसा का कलिंग जो था आपके प्राचीन नाम उड़ीसा क्या था आप लोग का, उड़ीसा। ध्यान में देते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ यहाँ पे देखिए करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो थे आपके ब्राह्मी लिपि में थे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो थे वो ब्राह्मी लिपि में हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, ये वही है। तो चलिए यहाँ आपका चौथा क्वेश्चन दे रहा है कि उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहता था। तो अशोक साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की सोच को ख़त्म करना चाहते थे, उनका ठकराव बंद करना चाहते थे। जो लोग जानवरों की बलि चढ़ाते थे ऐसे मानसिक बुद्धियों वाले लोगों की निंदा करता था और यह सब बदलना चाहता था। ऐसी कई प्रकार की समस्याएं
घटनाएं थी कि दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। परिवार तथा पड़ोसियों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे। अशोक में ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान होना आपका अति आवश्यक माना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया। तो अशोक ने अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए शिलाओं, स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि यह संदेश उनको पढ़कर सुनाए जो पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, श्रीलंका में दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए। इसके अतिरिक्त मनुष्यों को और जानवरों को चिकित्सा की व्यवस्था भी करी। अभी आप लोगों ने ये ऊपर पढ़ करके आया और ये आपके क्वेश्चन में भी बनाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उसकी स्थिति में सुधार हुआ होगा। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। अधिकतर दास या तो युद्ध बंदी होते थे, मतलब जो युद्ध करते थे, हार गए रहते थे तो उनको बंदी भी बना लिया जाता था। तो ये बोल रहा है कि अधिकतर दास तो वो थे जो युद्ध के बंदी होते थे, या वे शूद्र वर्ग से संबंध रखते थे, उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। इन दासों और नौकरों से अधिक काम लेने के लिए इनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उन्हें डराकर धमकाकर भी रखा जाता था ताकि वह उनकी हर बात माने। अशोक के आदेशों में उनकी स्थिति में अवश्य ही सुधार हुआ होगा। चलिए, क्योंकि अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया इसलिए अब और लोगों को युद्धबंदी नहीं बनाया जाता था। अशोक ने लोगों के हितों के लिए कार्य करने के अपने अधिकारियों को विशेष आदेश दे रखे थे। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि रोशन को यह बताते हुए कि हमारे रुपए पर शेर क्यों दिखाए गए हैं, एक पैराग्राफ पर लिखो। कम से कम एक और चीज़ का नाम लो जिस पर इन्हीं शेरों के चित्र बने हुए हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे हजारों रुपए पर बने शेरों चित्र का ऐतिहासिक महत्व है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान 4 शेरों की मूर्ति बनाई गई और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। यह चित्र हम रुपयों, सिक्कों के अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सभी दस्तावेजों, अंतर्देशीय पत्रों तथा स्टैम्प पेपर पर भी देखते थे। नेक्स्ट पे चलें। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर तुम्हारे पास अपनी अभिलेख जारी करने की शक्ति होगी तो तुम कौन सी 4 राज्य या आज्ञाएं दोगी। पूछ रहा है कि अगर आपके पास 4 शक्तियाँ मिल रही हैं, अभिलेख के जारी करने की शक्ति जो है, तो आप 4 राज आज्ञाएं क्या देंगे। तो सभी के साथ आदर भाव रखो, किसी के साथ कोई लड़ाई ना हो, सभी ईमानदारी से रहे, जाति, लिंग, रंग के आधार पर भेदभाव आपका ना हो, स्त्रियों के और पुरुषों को बराबर अधिकार प्राप्त हो। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद है। वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप लोग मोटिवेशन के लिए प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा सभी को है राम राम, राधे राधे।